श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है चंद्रमा का गोचर का प्रभाव। जब चंद्रमा राहु से, केतु से या जन्म लगन के अंशों के साथ संबंध बनाता है। गोचरीय संबंध राहु केतु या लगन के ऊपर से हो सकता है, उनसे केंद्र या त्रिकोण में हो सकता है, तीसरे 11वें भाव में हो सकता है, दूसरे 12वें या छठे 8वें भाव में हो सकता है। दूसरे छठे 8वें 12वें भाव में दूसरे का गोचर फिर भी सामान्य माना गया है, छठे 8वें 12वें से गोचर होना अच्छा नहीं माना गया है। केंद्रीय गोचर भी एक मध्यम स्थिति का माना गया है, उसे बहुत शुभ नहीं माना गया है। त्रि एकादश नवम पंचम और लगन सप्तम से गोचर सामान्यतः ज़्यादा प्रभावी माना गया है। इसलिए राहु केतु, क्योंकि राहु केतु के अंश एक ही होते हैं, तो यदि राहु से चंद्रमा छठे गोचर करेगा तो केतु से भी 12वें गोचर करेगा। राहु से यदि पंचम गोचर करेगा तो केतु से एकादश गोचर करेगा। तो दोनों क्योंकि एक रेखा के समान होते हैं, तो दोनों से गोचरीय प्रभाव चंद्रमा का लगभग समान होता है। इसी प्रकार से जन्म लगन और दशम भाव, ये दो प्रमुख भाव होते हैं, इनसे भी गोचर का विचार बहुत आवश्यक होता है। तो जन्म लगन के अंशों से या दशम भाव के अंशों से जब उचित गोचर चंद्रमा का होता है तो वह एक शुभ स्थिति पैदा करता है। क्योंकि मानव जीवन एक कर्म योनि का जीवन है, भोग योनि है, लेकिन मानव जीवन ही एक कर्म योनि है और कर्म के ऊपर अधिकार है मानव का। और कर्म कैसे प्रभावित होते हैं, तो दशम भाव से जैसे जैसे किसी ग्रह का, विशेषकर सूर्य, चंद्रमा और राहु केतु का गोचर, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा मार्गी होते हैं, कभी वक्री नहीं होते। इसी प्रकार से राहु केतु भी दोनों ऐसे ग्रह हैं जो मार्गी तो नहीं होते, वक्री रहते हैं, लेकिन कभी अपना मार्ग नहीं बदलते। बाकी जो 5 ग्रह हैं जिन्हें हम पंचतारा ग्रह कहते हैं, वे कभी मार्गी और कभी वक्री होकर अपना मार्ग बदलते रहते हैं, अपनी गति में परिवर्तन करते रहते हैं। कभी अतिचारी हो जाते हैं, कभी बहुत मंद गति हो जाते हैं, कभी मध्यम गति हो जाती हैं, कभी मार्गी होते हैं तो कभी वक्री होते हैं। लेकिन राहु केतु और सूर्य चंद्रमा की गतियाँ लगभग एक ही क्रम में थोड़ा बहुत कमी या अधिक हो सकते हैं, लेकिन समान रूप से आगे बढ़ते हैं। तो इनके गोचर का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके गोचर में कोई भी प्रभाव पीछे की तरफ नहीं होता, अपने से गति के आधार पर आगे ही बढ़ते हैं, भले ही वो मार्गी हों या वक्री हों। तो आज की कक्षा में हम विचार करेंगे कि चंद्रमा का गोचर जब राहु केतु से होता है, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा को और सूर्य को ग्रहण भी लगाते हैं, लेकिन राहु केतु यदि शुभ स्थिति में हो, चंद्रमा का गोचर भी शुभ स्थिति में हो, जैसा कि पीछे भी बताया गया है, अष्टक वर्ग आदि की शुभ रेखाओं का निर्णय लेने के बाद हम विचार करते हैं। चंद्रमा से चंद्रमा किस भाव में गोचर कर रहा है उसका भी विचार करते हैं, और राहु केतु और लगन से किस स्थिति में उसकी अंशात्मक दूरी पर गोचर कर रहा है, तो उसके आधार पर शुभता और अशुभता का निर्णय लेते हैं। तो पहले विचार करते हैं चंद्रमा का राहु और केतु से गोचर का प्रभाव, और उसके बाद लगन से गोचर का प्रभाव। चंद्रमा का गोचर जन्मकालीन राहु और केतु से यदि शुभ स्थिति में होता है, तो क्योंकि राहु भोग का कारक है और केतु मोक्ष का कारक है, राहु सर्प का मुख है और केतु सर्प की पूंछ है। केतु मुक्ति का मार्ग दिखाता है और राहु भोग प्रवृत्ति पैदा करता है, विस्तार दिखाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, जबकि केतु आध्यात्मिक बनाता है। तो इन दोनों से यदि शुभ स्थिति में चंद्रमा का गोचर होगा तो आध्यात्मिक संबंधी रुचि जागृत होगी, आध्यात्मिक लोगों के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, संतों के, साधुओं के प्रति, कुलीन लोगों के प्रति जातक के मन में एक सम्मान होगा, उनसे सहयोग की अपेक्षा होगी, वह अपने लक्ष्य को हासिल करेगा, नैतिकता के मार्ग पर चलकर हासिल करेगा,
अनैतिक मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। विचार सकारात्मक होंगे, नकारात्मकता उसके मन में बिल्कुल नहीं होगी। विपरीत वर्ग के प्रति एक आकर्षण होगा, लेकिन वहाँ अनैतिकता नहीं होगी, मैत्री होगी। मैत्री के प्रति लाभ, धन, यश और सम्मान लाभ आदि के लिए जातक प्रयास करेगा, उसका लाभ भी प्राप्त करेगा, सफलता भी उसमें प्राप्त करेगा। उसके प्रयास वहाँ पर सफल होंगे। और ऐसे कालखंड में जातक का नैतिक पक्ष बहुत प्रबल होता है, मनोबल उच्च होता है। और चंद्रमा क्योंकि धन का भी कारक होता है, मन का भी कारक होता है, क्योंकि चंद्रमा के आधार पर ही इंदु लगन का निर्माण होता है। तो मन और धन दोनों के प्रति जातक का सकारात्मक दृष्टिकोण होना जातक को अपने लक्ष्य की साधना करने में, लक्ष्य को साधने में, प्राप्त करने में एक सफलता का अनुभव कराता है। इसी प्रकार से चंद्रमा का यदि अशुभ गोचर राहु या केतु के ऊपर से हो रहा होगा या उनसे द्विद्वादश या षडाष्टक में हो रहा हो, तब फलों की स्थिति कुछ विपरीत हो जाती है। ऐसी स्थिति में जातक में आध्यात्मिकता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाता है। संतों के, साधुओं के, अच्छे लोगों के प्रति उसके मन में सम्मान की भावना का अभाव रहता है। निर्णय लेने में वह भ्रम की स्थिति में फंस जाता है। मृगमरीच का एक महत्वाकांक्षा उसे गलत मार्ग पर ले जा सकती है। ऐसे कालखंड में जातक दूसरों के बहकावे में आकर या उनके प्रभाव में आकर अपना स्वयं का हानि कर पाता है। मृगमरीचिका में फंस जाता है और अपने लक्ष्य को साधने के लिए अनैतिक मार्गों का अनुसरण करने में उसे उस समय कोई आपत्ति नहीं होती, जिसके कारण उसे आकस्मिक रोग या आकस्मिक धनहानि या मान सम्मान की हानि हो सकती है, जो उसके मनोबल को तोड़ देती है और उसको निराशा के गर्त में ले जा सकती है। ऐसे कालखंड में यदि मंगल का प्रभाव भी अशुभ स्थिति में यहाँ पर पड़ रहा हो, तो जातक अपने जीवन के प्रति भी उदासीन होकर कोई गलत कदम उठा सकता है। तो ऐसे समय भगवान शिव की आराधना करना और राहु केतु के दान या जप आदि करना ही जातक के लिए उचित होता है। अब विचार करते हैं, जब लगन के ऊपर से या लगन से नवम पंचम या केंद्र से या उन्हीं अंशों के निकट चंद्रमा का गोचर होता है, तो शुभ या अशुभ प्रभाव किस प्रकार से देता है। लग्न जातक के शरीर का प्रतिरूप है, लेकिन लग्न से ही हम मस्तिष्क का भी विचार करते हैं, मानसिक शक्ति का भी विचार करते हैं। तो चंद्रमा क्योंकि मन है और उसका जब लगन से गोचर होगा तो शुभ स्थिति में होगा, तो परिजनों के, मित्रों के प्रति सकारात्मक विचारों का उदय होगा, संबंधों में मधुरता होगी, संबंधों का सुख भी प्राप्त होगा। अपने कार्य सिद्धि के प्रति सफलता का सामर्थ्य जातक इकट्ठा कर लेता है, एकत्र कर लेता है, संकलित करके उस प्रयास के द्वारा सफलता हासिल करता है। मानसिक बल संतुलित होता है, नकारात्मकता का उदय नहीं हो पाता है। संबंधों की मधुरता और एक दूसरे के सहयोग की भावना जातक को सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। साझेदारी आदि से, जीवन संगनी से या जीवन साथी से, अपने मित्रों से भरपूर सुख की अपेक्षा उस समय की जा सकती है जब चंद्रमा का गोचर लगन के अंशों के निकट त्रिकोण संबंध बनाता हुआ या त्रिएकादश संबंध बनाता हुआ और अपनी शुभ कक्षा से गोचर कर रहा हो। अब विचार करते हैं कि चंद्रमा का गोचर यदि लगन से अशुभ स्थिति में होता है तब क्या प्रभाव देता है। तो अशुभ स्थिति में गोचर होने पर चंद्रमा का प्रभाव शुभ स्थिति के एकदम विपरीत हो जाता है। जातक का मनोबल कमजोर हो जाता है, मन और मस्तिष्क में एकता नहीं रह पाती है, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता है, परिजनों का, मित्रों का सहयोग नहीं मिलता और उनके प्रति जातक का सकारात्मक विचार भी नहीं रह पाता। परस्पर विवाद हो सकती है, वियोग की स्थिति हो सकती है। मानसिक संतोष जातक को अच्छी सफलता होने के बाद भी, अच्छे सहयोग मिलने के बाद भी नहीं हो पाता, जो उसके विवादों का कारण बनता है। मानसिक संतुलन उचित नहीं रह पाता, स्वभाव में चिड़चिड़ापन जातक को अपने कार्यों से विरत कर सकता है या कार्यों पर ध्यान देने से उसका ध्यान भंग होता है और सफलता संदिग्ध हो जाती है। चंद्रमा क्योंकि माता है, तो मातृ पक्ष के प्रति
चिंता स्वाभाविक हो सकती है, माता को कष्ट हो सकता है, या माता से वियोग या विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कष्ट भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा भी अपने आप में एक लग्न है और जन्म लगन भी लग्न है। मन में हीन भावना जातक के आ जाती है, मनोबल कमजोर हो जाता है और जातक एकाग्रता के साथ अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर पाता। विद्यार्थियों को विद्या लाभ नहीं हो पाता, व्यवसायियों को व्यवसाय में सफलता नहीं मिल पाती। इसी तरह से हर क्षेत्र में उसका मानसिक बल कमजोर होने पर उसे शुभ फल नहीं मिलते। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।